हेलो नमस्ते गुड इवनिंग, क्या हालचाल। मैं सिद्धार्थ शर्मा आपका अपना सेट सर एक और धमाकेदार सेशन के साथ हाजिर हूं। आज हम लोग दोस्तों दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर किसका? पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स का दूसरा चैप्टर फेडरलिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं आज का सेशन स्टार्ट करूं, एक बार सारे बच्चे मुझे चैट पे बताइए कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है आप लोगों की, क्या हाल चाल है दोस्तों। एक बार चैट में सारे बच्चे बताइए कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हाँ भाई, एक बच्चा कह रहा सर चश्मा। यार दोस्त क्या बोलूं मैं, आप सभी को पता होगा कि आपके सर सिद्धार्थ सर गए थे यात्रा करने, तो वहां से जब से आए हैं थोड़ा सा कल ही वापस लौटे हैं, तो शरीर में दर्द हो रहा है दोस्तों। आंखों में दर्द है, दिमाग में दर्द है, हर जगह दर्द हो रहा है। लेकिन चश्मे से ये लाइट्स वगैरह हमें कम महसूस होंगी, इसलिए चश्मा पहन के पढ़ाएंगे आज। ठीक है, बताइए। वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, हाँ, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आज हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और जो नया 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 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम लोग फेडरलिज्म को। आज हम लोग फेडरलिज्म में पढ़ने क्या वाले हैं। आज की क्लास में हम मोटा मोटी 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन की फेडरलिज्म होता क्या है। दूसरे हम कुछ की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, और फिर टाइप्स ऑफ फेडरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये मैं करा दूंगा आपका ये चैप्टर 50% कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत इजी है। मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसके बाहर 1 नंबर का क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं डंके की चोट पे आपको बोलता हूं। ना केवल आपके पीरियोडिक टेस्ट, आपके प्री बोर्ड, आपके बोर्ड, आपका बोर्ड नंबर 2, कुछ भी ले लो, मेरे नोट्स के बाहर से 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑन दैट नोट दोस्तों, सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। फेडरलिज्म की डेफिनेशन ये कहती है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। एक ऐसी टाइप की गवर्नमेंट जिसमें पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बटी होती है, उसे फेडरलिज्म कहते हैं। सर नहीं चमका, ये क्या होता है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हो। आओ एक एग्जांपल से बताता हूं। एग्जांपल दोस्त कुछ इस तरीके का है कि मान लेते हैं यहां पे है हाउस नंबर 1, यहां पे है हाउस नंबर 1। इस हाउस नंबर 1 के अंदर सारी की सारी पावर जो है वो फादर साहब के पास है। घर में कौन सा राशन आएगा, घर में कौन सी गाड़ी आएगी, टीवी पे क्या चलेगा, इस साल घर में पुताई होगी कि नहीं होगी, वेकेशन पे कहां जाएंगे, कपड़े कौन खरीदेगा, ये सारी की सारी पावर पिताजी के पास है। तो जब इस तरीके का एक घर है, एक जिसमें सारी पावर पिताजी के पास है, वही दूसरा एक हमारे पास और घर है हाउस नंबर 2। और हाउस नंबर 2 में क्या हुआ कि थोड़ी सी पावर पिताजी से लेकर, मैंने थोड़ी सी पावर पिताजी से लेकर माता जी को भी दे दी। तो आपने देखा आपके पास 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल जिसमें पूरे घर की पावर, पूरे घर की जिम्मेदारी, पूरे घर की अथॉरिटी केवल पिताजी के पास है। ऑन द अदर हैंड हाउस नंबर 2 जिसमें थोड़ी पावर पिताजी के पास है और थोड़ी पावर माता जी के पास है। अभी भी थोड़ी ज्यादा पावर पिताजी के पास है, पिताजी ऊपर है। उसी तरीके से अगर एक देश जिसमें केवल एक चीज होती है जिसके पास सारी पावर होती है, एक सरकार होती है जिसके पास सारी पावर होती है, तो इस तरीके की गवर्नमेंट को कहा जाता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरिज्म। यूनिटरिज्म यूनिटरिज्म में सारी की सारी पावर एक सरकार के पास होती है। लेकिन अगर पावर 2 लेवल में बटी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, तो उसी को कहा जाता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म देखा आपने कि मैंने आपको किस तरीके से बताया। 2 तरीके की गवर्नमेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें पूरे की पूरे देश की पावर केवल एक गवर्नमेंट के पास होती है, उसे कहा जाता है यूनिटरिज्म। ऑन द अदर हैंड ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पूरे की पूरे देश की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बटी होती है, उसे कहा जाता है फेडरलिज्म। क्लियर हो गया? आपको फेडरलिज्म की डेफिनेशन समझ में आई तो एक बार सारे बच्चे चैट में चमका लिख के दिखाइए कि सर हमें चमक गया, फेडरलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है। 2 नंबर के लिए आपसे पूछी जा सकती है कि सर फेडरलिज्म की डेफिनेशन बता दो। जब तक तुम चमका लिख रहे हो तब तक मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि इंडिया इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री। वाई?
क्योंकि इंडिया अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। इंडिया के पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया के पास। इंडिया में सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट और सबसे नीचे आती है लोकल गवर्नमेंट। तो क्योंकि इंडिया के पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो इंडिया भी एक फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री है। इंडिया के अंदर भी फेडरलिज्म है, क्योंकि फेडरलिज्म की डेफिनेशन ये कहती है कि कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। इंडिया एक स्टेप ऊपर है, हमारे पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। मैं जब छोटा था, मैं इससे एमसीक्यू गलत करके आ चुका हूं। हमारे स्कूल में 6th क्लास में एमसीक्यू बना था। सोचो, मैं 6th क्लास में सब पढ़ रहा था कि इंडिया में कितनी टियर ऑफ गवर्नमेंट है। तो मैंने कहा 1 2 3 4। मैडम ने टपली बजाई, बोले कैसे? मैंने कहा ये देखो 1 2 3 4, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी। तो मैडम ने कहा ना 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 ना, ऐसा ना हो बे। मैंने कहा क्यों नहीं हो बे? तो उन्होंने कहा कि सबसे ऊपर जो है ये टियर 1 है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके नीचे आती है टियर 2 स्टेट गवर्नमेंट, और सबसे नीचे आती है टियर 3 में लोकल गवर्नमेंट। अगर आप गांव में रहते हो, यानी कि अगर आप रूरल इलाके में रहते हो, तो आपके वहां होगी पंचायत। लेकिन अगर आप शहर में रहते हो, यानी कि अगर आप अर्बन इलाके में रहते हो, तो आपके वहां होगी म्युनिसिपैलिटी। आपके वहां दोनों नहीं हो सकती है भाई। तुम एक साथ गांव शहर दोनों में थोड़ी रह सकते हो। या तो तुम गांव में रह रहे होगे, या तो तुम शहर में रह रहे होगे। तो मेरी जान, अगर तू गांव में रहता है तो तेरे वहां पंचायत होगी, और अगर तू शहर में रहता है तो तेरे वहां म्युनिसिपैलिटी होगी। तो इसीलिए इंडिया में 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है। इसलिए इंडिया इज अ फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री। इंडिया फॉलोज फेडरलिज्म। यहां तक समझ में आ गया? अब मुझे मालूम था तुम लोग लगे हो सीजेपी सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सीजेपी एक्सपोज, कुछ बच्चे कह रहे हैं व्हाट इज सीजेपी, कुछ बच्चे कह रहे हैं इज इट रिकॉर्डेड? नो बेटी, नो, क्लास इज रिकॉर्डेड। सीजेपी क्या है मैं आप लोग को बता देता हूं, अगर आप लोग इतना ही लिख रहे हो तो। वैसे तो कल मेरी कोई क्लास की क्लिप कट के निकल भी गई थी, पता नहीं किसने काट दी थी। तो दरअसल हुआ क्या दोस्तों, यहां पे इसको थोड़ा सा पॉज लेके मैं बता देता हूं, नहीं तो तुम सीजेपी सीजेपी ही करते रह जाओगे, है ना। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंडिया में हम लोग हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग करते हैं। मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताया था हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग में सबसे पहला आता है लेजिस्लेटिव, फिर आता है एग्जीक्यूटिव, और फिर आता है जुडिशरी। ये मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। अब जो जुडिशरी होती है, जुडिशरी की जो टॉप पोस्ट होती है, जुडिशरी की जो टॉप पोस्ट होती है, वो होती है दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है पूरे इंडिया के अंदर, और इस समय इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है सूर्यकांत जी। तो बेसिकली केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में सॉरी। और उस केस में क्या था कि कुछ डेवलपमेंट का काम था, और कुछ वहां के यूथ ने उस डेवलपमेंट के काम को रुकवा दिया, ये बोल के कि भाई यहां पर कोई इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होगी, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की बात है। कोर्ट में केस चला गया। तो जब कोर्ट में केस गया तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब जो थे, उन्होंने ये कमेंट कर दिया कि जो ये बेरोजगार लड़के लड़कियां हैं, ये जो यूथ है, ये जो जेनजी है, ये बहुत ज्यादा लेजी है, ये कॉकरोच की तरह है, और ये हमारे देश के डेवलपमेंट को रोक देते हैं एनजीओ के रास्ते आके, पेटिशन और राइट टू इंफॉर्मेशन लगा लगा के। बस फिर क्या था, ये बात यूथ को, जेनजी को बहुत बुरी लग गई। इंस्टाग्राम पे एक पेज बन गया कॉकरोच जनता पार्टी, और कॉकरोच जनता पार्टी नाम का जब पेज बना तो पूरे इंडिया का यूथ जो था, जेनजी जो था, वो उसको फॉलो करने लग गया। देखते ही देखते पहले उसके 1 मिलियन हुए, फिर 4 मिलियन हुए, फिर 5 मिलियन हुए, फिर 11 मिलियन हुए। अभी जब मैं लास्ट देखा था तब 14 मिलियन थे उसके फॉलोवर्स। तो इस तरीके से एक इंस्टाग्राम पे पेज बना है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। ये इस समय कोई ऑफिशियल रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी नहीं है एज ऑफ नाउ। अगर ये आगे जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वो दाखिल कर दें कि हाँ हमें एक पॉलिटिकल पार्टी बनना, तब की बात अलग है। लेकिन एज ऑफ नाउ चीफ कॉकरोच जनता पार्टी, सीजेपी इज नॉट अ पार्टी। क्लियर हो गया? तो ये पूरी कहानी है। बच्चे लिख रहे हैं सर 16 मिलियन हो गए। अच्छा, समझ गया। ठीक है,
तो ये पूरी कहानी चल रही है दोस्तों। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि क्या चल रहा है, क्लियर हो गया। चलो अब आ जाते हैं अपन लोग इधर। तो इंडिया में 3 टियर ऑफ सिस्टम है, यहां तक समझ गए आप लोग, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है आपका अगला क्वेश्चन इस चैप्टर से, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। पहला जो क्वेश्चन आया आपको एग्जाम में बोल देगा राइट व्हाट इज फेडरलिज्म, डिफाइन फेडरलिज्म। तो ये 2 नंबर के लिए आपको ये डेफिनेशन रटी होनी चाहिए। ये डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स के लिए इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा वो, डिफाइन फेडरलिज्म। ये डेफिनेशन आपकी 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकती है। तो इसको तो घोट के ही पी जाओ, इसको तो जाना ही है करना। आपकी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बार बार पूछा जाता है, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ऑब्वियस सी बात है, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट तो लिख के आना ही पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट यह आ जाता है कि फेडरलिज्म उसको कहा जाता है, एक ऐसी सरकार को फेडरलिज्म कहा जाता है जहां पे एट लीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसे फेडरलिज्म कहते हैं। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल नंबर 1 लीजिए। एग्जांपल नंबर 1 ये कहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो एक फेडरल कंट्री है। मैंने कहा क्यों? तो बोले तो पूरे देश की एक सरकार है विच इज यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। और दूसरी बात, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट की अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट है, हर स्टेट की अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी एक फेडरल कंट्री है, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं यूएसए के अंदर एक यूनियन गवर्नमेंट है, पूरे देश की एक सरकार है, और यूएसए की 50 स्टेट्स की 50 स्टेट गवर्नमेंट्स है। इसलिए क्योंकि यहां पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए यूएसए एक फेडरल कंट्री है। ठीक है सर। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। एग्जांपल नंबर 2 समझिए आप। एग्जांपल नंबर 2 ये कहता है कि ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ फेडरल कंट्री। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ फेडरल कंट्री। वाई सर? ऑस्ट्रेलिया इज इज फेडरल कंट्री बिकॉज क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी एक पूरे देश की एक सिंगल सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट। और दूसरी बात कि ऑस्ट्रेलिया के पास 6 स्टेट्स हैं दोस्तों, और हर स्टेट की एक स्टेट गवर्नमेंट है, हर स्टेट की अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी दोस्तों एक फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्री है, क्योंकि कम से कम 2 लेवल होनी चाहिए और ऑस्ट्रेलिया के पास भी 2 है। ठीक है। इंडिया तो एक स्टेप ऊपर है, मैं पहले ही बता चुका हूं। हमारे वहां 3 लेवल है, डेफिनेशन कहती कम से कम 2 लेवल होनी चाहिए। तो ये पहला फीचर है फेडरलिज्म का। आगे बढ़ जाते हैं। अगली बात क्या कह रहा है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझें। जब एक कंट्री में 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगी, अब ये 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, ये करना किसके ऊपर रूल करने वाली? सेम पब्लिक के ऊपर ना, क्योंकि एक ही कंट्री में आपने 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बना दी। अब ये दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो वो इसी के ऊपर काम करने वाले हैं, तो अब क्या होगा? हो सकता है दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट आपस में लड़ जाए, भिड़ जाए। तो इससे बचने के लिए यहां पे दूसरी बात बताई गई है। यहां पे ये बोला गया है कि फेडरलिज्म में जितनी भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, सबका अपना अपना जुरिस्डिक्शन होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है? जुरिस्डिक्शन का मतलब वो होता है कि वो एरिया जहां पे आपकी पावर या जहां आपकी अथॉरिटी चले, उस एरिया को आपकी जुरिस्डिक्शन कहा जाता है। नहीं समझ में आया? आओ मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लेते हैं कि यहां पे मैं तुम्हारे सामने भारत का एक नक्शा बना देता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने तुम्हारे लिए भारत का एक नक्शा बना दिया। अब भारत में अगर कोई आतंकवादी पकड़ा गया, अगर भारत के अंदर कोई आतंकवादी है, भारत के अंदर कोई आतंकवादी यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, या यहां पर है, भारत में अगर कोई आतंकवादी है तो वो भारतीय सेना के जुरिस्डिक्शन में है। भारतीय सेना उसको गुद्दी से पकड़ सकती है।
और भारतीय सेना उसको ना केवल पकड़ सकती है, उसको सजा दे सकती है, अगर लगे तो भारतीय सेना उसको गोली भी मार सकती है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय सेना का जुरिस्डिक्शन है, ये इंडिया का जुरिस्डिक्शन है, ये वो एरिया है जहां पर उनकी पावर और अथॉरिटी चलती है। यही नहीं, अगर आप भारत के कोस्ट में 200 नॉटिकल माइल आगे तक भी आ जाते हो, 200 नॉटिकल माइल आगे तक भी आ जाते हो, यानी कि लगभग 370 किलोमीटर तक आगे आ जाते हो, तो अगर आप भारत के कोस्ट में 200 नॉटिकल माइल आगे भी आ जाते हो तो भी भारतीय सेना के आप जुरिस्डिक्शन के अंदर हो। तो अगर कोई आतंकवादी यहां पर भी है तो भारतीय सेना उसको पकड़ सकती है, क्योंकि अभी भी वो उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर है। लेकिन एज सून एज वो आतंकवादी यहां पे अरेबियन सी में यहां चला गया, अरेबियन सी में वो आतंकवादी यहां चला गया, या इंडियन ओशन में वो आतंकवादी यहां आ गया, या बे ऑफ बंगाल में वो आतंकवादी यहां आ गया, तो इंडियन आर्मी अब उसको नैब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अब वो इंडियन आर्मी के जुरिस्डिक्शन से बाहर चला गया है। तो जुरिस्डिक्शन का मतलब वो एरिया जहां पे आपकी पावर और अथॉरिटी चले। इंडियन आर्मी की पावर और अथॉरिटी पूरे भारत देश में चलती है, और भारत देश के तटीय इलाके में 200 नॉटिकल माइल आगे तक, यानी लगभग 370 किलोमीटर आगे तक चलती है, उसके बाहर नहीं चलती है। यहां तक समझ में आ गया? अब अगर एक देश में, एक ही देश के अंदर 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, तो वो देश की गवर्नमेंट कहीं आपस में लड़ने भिड़ने ना रहे, उनके बीच में कलेश ना हो जाए। तो ऐसे में क्या किया गया है कि दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन बांट दिया गया है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से दूं, मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा, चिंता क्यों करते हो। अगर आप मेरी बात करें तो मैं इस समय एक देश में रहता हूं जिसका नाम है इंडिया। सर अच्छा हुआ आपने बता दिया, क्योंकि शक्ल से तो अफ्रीकन लगते हो, फिर तुम परेशान हुए। तो मैं रहता हूं इंडिया के अंदर, ठीक है, और इस समय मैं इंडिया के एक स्टेट में भी रह रहा हूं, और उस स्टेट का नाम है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसके जो लीडर हैं मोदी जी, मोदी जी भी मेरे लिए काम करना चाहते हैं। साथ ही साथ मेरे स्टेट के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, और वो योगी जी भी मेरे लिए काम करना चाहते हैं। अब दोनों लड़ भिड़ गए हैं, दोनों लड़ रहे हैं कि सिद्धार्थ सर के लिए हम काम करेंगे, सिद्धार्थ सर के लिए हम काम करेंगे। तुम बोलोगे कि सर आप कुछ ज्यादा अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो यार, अपनी क्लास इतना तो मैं कर ही सकता हूं। अब ये दोनों लड़ भिड़ गए हैं कि सिद्धार्थ सर के लिए हम काम करेंगे, हम काम करेंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं जुरिस्डिक्शन बांट देता हूं, मैं इनके काम अलग कर देता हूं, मैं इनके काम अलग कर देता हूं, ताकि इनके बीच में कलेश ना कटे। क्लियर हो गया? यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? तो जब फेडरलिज्म की बात करें तो फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, और वो 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर चलें, उनके बीच में कोई कलेश ना हो, उसके लिए हमने इनका जुरिस्डिक्शन डिफाइन कर रखा है कि तुम्हारे काम ये हैं और तुम्हारे काम ये हैं। बोलो आया समझ में? अगर सारे बच्चों को ये वाला पॉइंट समझ में आया तो चैट में लिखो चमका, चैट में लिखो चमका, फटाफट सारे बच्चे चैट में लिखो चमका। आ गया? नहीं बेटा, बनमीत बनमीत ये रिकॉर्डेड नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कभी मैं रिकॉर्डेड लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तुम लोगों ने डिमांड करी थी कि सर केदारनाथ जा रहे हो, एक व्लॉग देना हमें। कल तुम्हारे लिए एक व्लॉग रिलीज करने वाला हूं। आज मैंने एडिट कर लिया है, छोटा सा व्लॉग बना है 1 मिनट 15 सेकंड का, तो मैं कल तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम पे रिलीज करूंगा व्लॉग, ठीक है। हाँ कल कर दूंगा भाई, मुझे मालूम है तुम लोगों ने मेरे को डीएम कर करके लाल कर दिया है, सर व्लॉग कब आएगा, सर व्लॉग कब आएगा। कल आएगा, कल आएगा, आज एडिट हुआ है, कल कर दूंगा। चलो चमका आ गया मेरे पास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक ये भी हो गया, 2 फीचर समझा दिए। पहला फीचर कि फेडरलिज्म उस कंट्री को कहा जाता है जहां एटलीस्ट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। दूसरा कि वो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक कंट्री के अंदर होगी तो उनके बीच में कलेश होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो हमने क्या कर रखा है, उनका जुरिस्डिक्शन बांट रखा है। वेरी गुड। तीसरी बात हम लोग कहते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। हाँ गिव अवे गिव अवे गिव अवे गिव अवे, मुझे ना बहुत अच्छा वो याद दिला दिया आपने। मेरी कल भी मुझे रक्षक सर ने बताया था, और मैं जब ऊपर केदारनाथ में था तब उनका कॉल भी आया था।
तो रक्षा सर ये बात बोल रहे थे कि सर वो गिव अवे करना है। टेस्ट हो गया था आप लोगों का पहला टेस्ट, और उस टेस्ट में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो हमने उसकी लिस्ट मंगवाई है। वो लिस्ट कायदे से कल आने वाली थी। हम आज की क्लास में, मेरी क्लास में वो होने वाला था, मैं आज की क्लास में आप लोग को बताने वाला था कि कौन बच्चे हैं जिनका गिव अवे होने वाला है, लेकिन वो लिस्ट किसी कारण से कल नहीं आ पाई है। आज की क्लास खत्म करने के तुरंत बाद में टीम को कॉल करूंगा और मैं बोलूंगा कि मुझे वो कल या परसों तक लिस्ट मिल जाए। अगर कल भी लिस्ट मिल जाती है तो हम कल वो बच्चों का नाम अनाउंस कर देंगे जिनने गिव अवे जीता है, ठीक है? तो कल तक हो जाएगा, आप चिंता नहीं करिए। एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ भाई, यार दोस्तों, वो क्या कहते हैं, चैट नहीं चल रही थी तो बाहर जाके मैंने खुद ही कर दी, कोई था ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। चलो, वेरी गुड। हाँ, अब आप बात करते हैं हम सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या है? अबे लगा, एक बच्चा लिख रहा है नेचर स्कॉल। अरे यार, वो चैट नहीं चल रही थी और स्टूडियो वाले भैया कहीं चले गए थे, तो इसलिए भाग के जाके अपन ने ही कर दिया। भाई देखो, अगला टॉपिक आ जाता है सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। इस टॉपिक को मैं बहुत ही प्यार से डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है? और कहीं नहीं समझ पाओगे, यही समझ पाओगे। मान लेते हैं कि इस समय, मान लेते हैं कि इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? हम बात कर रहे हैं इंडिया की, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस समय सबसे ऊपर जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, वो यूनियन गवर्नमेंट है इस समय, मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की यूनियन गवर्नमेंट है हमारे पास। बीजेपी की यूनियन गवर्नमेंट है। ठीक हो गई बात? समझ गया आप मेरी बात? और मान लेते हैं कि मैं किसी स्टेट में रहता हूं, मान लेते हैं कि मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो मान लेते हैं कॉकरोच जनता पार्टी है, कॉकरोच जनता पार्टी है, सीजेपी। ठीक है, तो इंडिया में सरकार है बीजेपी की, और मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में सरकार है कॉकरोच जनता पार्टी की। यहां तक समझ में आ गया? अब हुआ क्या कि अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सीजेपी की सरकार है ना, अब सीजेपी वालों को उत्तर प्रदेश में करना है डेवलपमेंट, मेट्रो चलानी है, एयरपोर्ट बनाने हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगानी है, इंडस्ट्रीज लगाने हैं, कॉलेज बनाने हैं, यूनिवर्सिटीज बनानी है, हॉस्पिटल बनाने हैं, रोड बनाने, हाईवे बनाने, इन सब के लिए पैसा चाहिए। अब सीजेपी वाले जो अपने स्टेट का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो पैसा मांगने गए देश के कंट्री के पास, भाई हमें पैसा दे दो, हम उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट करना चाहते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक बात सोच रही है, अगर इनको पैसा दे दिया तो ये जाएंगे और ये डेवलपमेंट कर देंगे। अगर इनको पैसा दे दिया तो हो सकता है कि ये जाएंगे, जाके कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, यूनिवर्सिटी, ये सब बना देंगे। ठीक है, और अगर इनने ये सब बना दिया तो अगले इलेक्शन में पब्लिक इनसे बहुत खुश हो जाएगी और अगले इलेक्शन में भी इनको ही वोट देगी, है ना? तो ये तो गलत हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इनको पैसे ही नहीं देते हैं। अब जब इनको पैसे ही नहीं मिलेंगे तो अब ये अपने स्टेट में काम ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब ये अपने स्टेट में काम ही नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि जब ये अपने स्टेट में काम ही नहीं कर पाएंगे तो अगले इलेक्शन में पब्लिक इनको वोट ही नहीं देगी, और जब पब्लिक इनको वोट ही नहीं देगी, ये अगला इलेक्शन हार जाएंगे। और हम मान लेते हैं कि अगला इलेक्शन में बीजेपी ही जीत के आ गई। अब यहां भी बीजेपी की सरकार है, ऊपर भी बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी वाली गवर्नमेंट ऊपर से पैसे नीचे देंगी, मान लेते हैं। अब बढ़िया, अब आएगा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और अब स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? अब स्टेट गवर्नमेंट उसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, रोड्स, हाईवे, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री सब बनाएगी। पब्लिक भी खुश रहेगी, अगले इलेक्शन में भी इनको पैसा मिलेगा। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर कितनी दिक्कत हो जाएगी।
इससे बचने के लिए फेडरलिज्म में क्या होता है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यानी कि इनके पास अलग है पैसा कमाने के जरिए और इनके पास अलग है पैसा कमाने के जरिए। इनके पास अलग जरिए पैसा कमाने के, इनके पास अलग जरिए पैसा कमाने के, ताकि कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। इनको जो करना है डेवलपमेंट ये कर सकते हैं, इनके पास खुद की जेब में इतना पैसा है, तो ये इस बात को किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि देखो हमें पैसा नहीं दे रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बात यहां बताई गई है। समझ में आई आपको मेरी बात? तो फेडरलिज्म का ये पॉइंट बताया गया मैंने कि एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, और ये दो ही नाम क्यों लिए मैंने, क्योंकि ये दोनों नाम आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई भाई? अगर ये चीज समझ में आई तो एक बार सारे बच्चे चैट में थम्स अप लिख के बताइए। नहीं बेटा, यूट्यूब पे नहीं कर पाएंगे यार, होगा तो इंस्टाग्राम पे ही हो पाएगा। आज है ना बहुत मेहनत लग रही है, ऐसा लग रहा है पढ़ाने में। एकदम शरीर के अंदर से ताकत निकालनी पड़ रही है बोलने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 हो गए। चौथी बात कर लेते हैं, इंडिपेंडेंस जुडिशरी। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब है? अब जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल से अभी जस्ट बताया कि सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यानी यूनियन गवर्नमेंट होती है, और उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है ना? अब बात कुछ ऐसी मेरी जान की, मान लेते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे ही नहीं रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे ही नहीं रही है कि नहीं हम नहीं दे रहे तुमको। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट था ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दे ही नहीं रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट किसके पास जाए, किसके पास शिकायत करे जा जाके? भाई मेरे पास मत आना क्योंकि मैं तो बहुत बिजी हूं, अपना देखो अपना सुलटाओ, मैं नहीं करूंगा ये सारा काम। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे टाइम पे जुडिशरी काम आती है, जुडिशरी काम आती है। और हमारे देश में इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रखी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह पॉइंट ये कहता है, ये पॉइंट ये कहता है कि भाई साहब सिंपल सी बात है कि अगर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और वो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट आपस में भिड़ जाएं, तो ऐसे टाइम पे इनकी लड़ाई को सुलटाने की जिम्मेदारी जुडिशरी की होती है, यानी हमारे देश में तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की होती है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, अगर ये 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट आपस में लड़ जाती हैं तो वो आती हैं और वो सुलटाती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, वो बायस्ड हो जाएगा। मेरा क्या कहने का मतलब है, जरा ध्यान से समझो। मान लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, अब जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसको हायर करने की जिम्मेदारी, या उसकी सैलरी, या उसका टर्मिनेशन यानी कि रिटायरमेंट कर देना या उसको निकाल देना, अगर ये सारी की सारी चीजें कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कौन सुप्रीम कोर्ट की उसकी सैलरी कितनी होगी, या उसको हटाने की पावर, अगर ये सारी पावर इन दोनों में से किसी एक के पास होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बिल्कुल खुल के डिसीजन नहीं दे पाएगा। उसको पता है कि भाई यूनियन गवर्नमेंट गलत है, लेकिन वो बोल ही नहीं पाएगा कि अगर मैंने बोल दिया तो ये मुझे हटा देंगे या मेरी सैलरी कम कर देंगे। तो ऐसे में फेडरलिज्म का फीचर ये होता है कि जुडिशरी, अगर 2 लड़ाई हो रही है तो जुडिशरी वो लड़ाई सुलटाए, लेकिन वो जुडिशरी लड़ाई तभी अनबायस्ड होकर सुलटा पाएगी जब ये जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, यानी उनकी हायरिंग, उनका टर्मिनेशन, उनकी सैलरी, ये सारी की सारी चीजें ये लोग कंट्रोल नहीं करेंगे, तभी वो हो पाएगा। अगर वो इंडिपेंडेंट है तभी वो डिसीजन सही दे पाएंगे।
आखिरी पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। आते हो आप, अरे यार बच्चों को छुट्टी कौन देगा सर? सर मैं क्या बोलूं, और खुद कौन चैट ऑन है? हाँ सब ऑन है। आप ये बताइए गूगल के, अभी वही रहिएगा, गूगल के ऑफिस कौन गया था? नहीं, आप घूम के आ रहे हो, हाँ। उसके बाद बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों को बच्चों छुट्टी कौन देगा? ये बताओ, ये आवाज किस महापुरुष की है? नहीं, बच्चों को छुट्टी कौन देगा? अभी अभी अगर सर इन बच्चों ने ये बता नहीं, दिया। नहीं, ये बच्चों को छुट्टी कौन देगा? ये मतलब ये इतनी गर्मी में बच्चे पढ़ रहे हैं। सर मैं तो तब भी पढ़ा रहा हूँ, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चैट बंद कर करके 1.5-2 घंटा पढ़ाते हैं। ये सर ये बच्चों ने तो पहचान लिया। हाँ जमुना ओपी, आइए 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 मालिक, दर्शन दे दीजिए। नहीं, नहीं, नहीं बच्चों, यार ये छुट्टी करवाओ यार, आप लोग स्पैम क्यों नहीं करते हो? ये गलत बात है, मैं इतनी गर्मी में नहीं पढ़ने दूंगा बच्चों को। नहीं, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ इसलिए उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना यार। अच्छा पढ़ाते हैं तो ठंडे होके पढ़ाइए सर, इतनी गर्मी में अच्छा पढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अच्छे मौसम में पढ़ाइए बच्चों को। आप लोग पोल चलाते हैं, हम पोल चला रहे हैं, कितने बच्चे आज नहीं पढ़ना चाहते हैं, गर्मी में नहीं पढ़ना चाहते हैं। पोल 30 सेकंड्स का टाइम, थम्स अप नहीं पढ़ना है, थम्स डाउन पढ़ना है सर ठीक है। क्या कहते हो, कितना परसेंट आएगा? मैं तो जितना परसेंट आएगा बच्चों की जीत है। बच्चों के फेवर की बात है सर, गलत बात है। खुद पता है बेटा, घूम के आए हैं, 4-4 दिन घूम के आए हैं, टैनिंग लेके आए हैं। बच्चों को मेरे इनके बारे में कौन सोचेगा सर? अब मैं इनके लिए आवाज उठाने आया हूँ सर, अब क्लास इनकी हाईजैक हो। सर मेरी पब्लिक को नहीं, 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 मुझे चाहिए बदलाव, मुझे चाहिए। आप भी कॉकरोच जनता पार्टी से नहीं हो? मैं तो भाई सर, मैं कुछ भी हो, मुश्किल से ये चैट शांत करी मैंने कॉकरोच जनता पार्टी। नहीं, 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 बेटा आप देख लो सर, अगर आप बच्चों की बात नहीं मानोगे तो बच्चों के साथ अन्याय होगा। सर अभी सैलरी नहीं है, बच्चों के साथ अन्याय नहीं करना है, मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, 1 सेकंड रुको आप। मुझे डर लग रहा है। 66% जनता चाहते नहीं, 66% वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे थम्स अप और थम्स डाउन में। 67% बच्चे सर पढ़ना चाहते हैं। नहीं, थम्स अप का मतलब था नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आप संभालो बेटा, जिसको नहीं पढ़ना हो कमेंट सेक्शन में लिख लो। सिद्धार्थ सर बहुत अच्छे आदमी हैं और वो आपकी सारी बात मानते हैं, आप लोग जो जो कहोगे सब मानेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग देख लो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, क्लास के बाद मिलता हूं मैं आपसे। ठीक है सर, ये चैट जरा पीछे कर देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थे आपके प्रतीक सर ओपी, है ना? आप जानते ही हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरा ऑफिस में भी ये बात बोलता हूं कि प्रतीक सर पूरे पीडब्ल्यू में एक लौते कंप्यूटर IT AI के टीचर है। आपको ये बात शायद नहीं पता होगी। और प्रतीक सर की ऐसी कल्ट है ना, अभी मैं गया था, कहाँ गए थे हम लोग? वाराणसी। भाई साहब पब्लिक गिरे जा रही थी प्रतीक सर से मिलने के लिए। मैंने अपना काम कर दिया, बाकी आप संभाल लेना। मैंने संभाल लिया सर, आपके 10 रुपए हुए हैं। ठीक है, प्रतीक सर ओपी, सारे बच्चे एक बार चैट पे लिख दो प्रतीक सर ओपी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। छुट्टी छुट्टी को ज्यादा छुट्टी छुट्टे, हाँ नहीं तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ जाते हैं फेडरलिज्म के आखिरी फीचर पे। ठीक है, फेडरलिज्म के आखिरी फीचर पे। आखिरी फीचर फेडरलिज्म का यह कहता है कि सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट चेंज यूनिलेटरली। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कोई भी सरकार यूनिलेटरली यानी अकेले उसको चेंज नहीं कर सकती है। नहीं समझ में आया? मैं आपको बताता हूं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आप जिस भी स्टेट पे रहते हो सकता है कि आपके स्टेट की पुलिस की यूनिफॉर्म और किसी और स्टेट की पुलिस की यूनिफॉर्म अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं था, तो हमारे मध्य प्रदेश में जो पुलिस की यूनिफॉर्म थी, खाकी शर्ट थी, खाकी पैंट थी। अगर आप वेस्ट बंगाल चले जाएं तो वहां की पुलिस की यूनिफॉर्म में व्हाइट शर्ट है और खाकी पैंट है। अभी मैंने एक और स्टेट देखा था तो वहां पे व्हाइट पैंट है और खाकी शर्ट है। तो आपने देखा कि पुलिस की यूनिफॉर्म अलग अलग है। कैसे? क्योंकि जो पुलिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो पुलिस होती है हमारे देश में, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया इन सबके जुरिस्डिक्शन अलग अलग होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन के अंदर पुलिस आती है। स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन के अंदर पुलिस आती है। अब एक दिन मोदी जी का फोन आया, मित्रों, मैंने कहा हाँ मोदी जी, हम चाहते हैं कि पूरे देश की पुलिस हमारे अंडर यानी यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आ जाए।
मैंने कहा मोदी जी दिस इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने कहा क्यों मित्रों? मैंने कहा बिकॉज अकॉर्डिंग टू की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है और आप अकेले इस चीज को चेंज नहीं कर सकते हो। मोदी जी कह रहे हैं मित्रों इसलिए तो तुमको फोन लगाया है, चलाओ अपना चरखा, करो कुछ ना कुछ, ओके बाय। और मोदी जी फोन रख के इटली चले गए। अब मुझे करना है ये काम, मोदी जी का फोन था, उनको डिसअपॉइंट नहीं कर सकता हूं मैं। तो इसको करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स कैन नॉट चेंज यूनिलेटरली, लेकिन इट कैन बी चेंज। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे सबसे पहले इस चीज को कि भाई मैं लेके जाऊंगा लोकसभा के पास, और लोकसभा में इस समय 543 मेंबर्स हैं। और मैं 543 मेंबर्स के सामने जाके बोलूंगा कि मोदी जी ने कहा है कि पुलिस जो है वो उसको स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो। और अगर मैंने लोकसभा के 2/3 मेंबर से, अगर मैंने लोकसभा के 2/3 मेंबर से ये पास करा दिया, तो फिर मैं जाऊंगा दोस्तों राज्यसभा के पास। राज्यसभा में जाके मैं बोलूंगा मोदी जी ने कहा है पुलिस को स्टेट लीड से लेकर यूनियन गवर्नमेंट को दे दो। अगर राज्यसभा में इस समय अगर हम बात करें तो राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, और इन 245 में से 2/3 से ज्यादा लोगों ने अगर मेरी बात का समर्थन कर दिया, उसके बाद मेरे को जाना पड़ेगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास। हर स्टेट की अपनी खुद की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसे हम हिंदी में विधान सभा कहते हैं, इस समय भारत देश के अंदर 28 स्टेट है, तो कायदे से 28 विधानसभा होनी चाहिए। ये जो 28 विधानसभा है, इनमें से आधी विधानसभा से मुझे पास कराना पड़ेगा। यानी कि 28 में से मुझे 14 विधानसभा में जाके एमपी की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा, महाराष्ट्र की विधानसभा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा, तमिलनाडु की विधानसभा, ऐसे करके आधी विधानसभाओं से जाके मुझे पास कराना पड़ेगा। जब ये पूरा काम हो जाएगा, लोकसभा के 2/3 मेंबर ने हां बोल दिया, राज्यसभा के 2/3 मेंबर ने हां बोल दिया, देश की आधी से ज्यादा विधानसभा ने हां बोल दिया, तब जाके पुलिस स्टेट गवर्नमेंट से लेकर यूनियन गवर्नमेंट के पास जाएगी। देखा, अकेले मोदी जी यूनियन गवर्नमेंट वाले ये काम नहीं कर सकते थे, यूनिलैटरली नहीं हो सकता था, लेकिन इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्लियर हो गया? तो दीज आर द 5 बेसिक फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। मैंने आपको बताया, एक बार मैं फटाफट आपको रिवाइज करा देता हूं। पहला बेसिक फीचर ये कहता है कि भाई फेडरलिज्म बनने के लिए कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। अब ये जो 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं, इनके बीच में कलेश ना हो, इनके लिए अपना अपना इनका जुरिस्डिक्शन बांट दिया गया है, इनके काम अलग अलग कर दिए गए हैं। तीसरा पॉइंट ये बताया गया कि इनके काम में किसी तरीके का रोला ना लगे, इनके काम में किसी तरीके की रोक ना हो, इसके लिए इनके सोर्सेज ऑफ इनकम अलग अलग हैं, ताकि ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो अपने काम को करवाने के लिए। चौथा ये बताया गया है कि अगर देश में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और अगर इनके बीच में कलेश हो भी जाता है, तो उस कलेश को छुड़वाने की, उस कलेश को सुलटाने की जिम्मेदारी जुडिशरी के पास होती है, और हमारे देश में ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये काम तभी अच्छे से करेगी जब वो इंडिपेंडेंट हो। और आखिरी बात मैंने आपको ये बताई कि फेडरलिज्म सही तरीके से चले, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिखी हुई हैं, और कुछ चीजें इतनी मजबूत तरीके से लिख दी गई हैं कि हम चाहते ही नहीं है कि वो बिगड़े। तो उन चीजों को चेंज करने की कोई भी उसको यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि ये चीज यूनिलैटरली चेंज नहीं हो सकती थी, उसके लिए देखो कितना बड़ा राउट था। अगर आपको ये 5 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म समझ में आया, तो एक बार सारे बच्चे मुझे थम्स अप देकर बताओ। सॉरी, एक बच्चा लिख रहा है बुक में 7 है, बिल्कुल 7 है, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपकी बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का मैक्सिमम।
और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। अब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ने की हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आपने वो करना है। एक बच्चा कह रहा पानी पी लो सर। यार लाला ना कफ हो रहा है, वो कफ बोलने में सांस लेने में तकलीफ दे रहा है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। चलिए टेम अप हो गया है और मैं देख पा रहा हूं 92% बच्चों को समझ में आ गया। ऑल्दो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, लेकिन स्टिल 93% बच्चों 92% बच्चों को यह बात समझ में आ गई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो दीज आर द 5 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब सवाल ये उठता है क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? जी सर, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ 5 एग्जाम्पल। देखो उसने क्या बोल दिया कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, हमें पता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तुम इसको जस्टिफाई करके बता दो। तो अब मैं आपको, अच्छा इससे पहले आगे बढ़ू, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, फेडरलिज्म में अगर मान लीजिए आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर है और उस रेफ्रिजरेटर में ताला लगता है और उसकी चाबी आपके बड़े भाई या बड़ी बहन के पास है, तो आपके बड़े भाई और बड़ी बहन के पास बहुत पावर है। फ्रिज में रखी आइसक्रीम कौन खाएगा, कब खाएगा, ठंडा पानी कौन पिएगा, कब पिएगा, फ्रिज में से कुछ भी निकालना है, कुछ भी रखना है, चाबी उसके हाथ में, पावर बहुत है। तो ऐसे में मैं अगर आके उनसे बोलूं कि ना ये पावर अब थोड़ी सी बटेगी, अब यूनिटरिज्म नहीं चलेगा, अब फेडरलिज्म चलेगा, थोड़ी सी पावर आपसे लेके नीचे दी जाएगी, आपके छोटे भैया भैया को देने दी जाएगी, तो आप बताइए आपका बड़ा भाई बड़ी बहन इस चीज के लिए अग्री करेगा? क्या वो इस चीज के लिए हाँ बोलेगा? बताओ क्यों? कौन करने लगेगा? कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा ये। और आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम, कि फेडरलिज्म करके हो क्या जाएगा? कोई गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री फेडरलिज्म करेगी क्यों? कोई भी कंट्री अपनी पावर बांटेगी क्यों? इसका पहला रीजन समझिए। पहला रीजन है टू प्रमोट एंड सेफगार्ड यूनिटी ऑफ द कंट्री। अगर आप भारत देश की बात करें मेरी जान, तो भारत देश में, ये हमारा भारत देश है, ये गुजरात है जहां पे गुजराती बोली जाती है। ठीक है, यहां पे गुजराती बोली जाती है। ये महाराष्ट्र है, यहां पे मराठी बोली जाती है। बीच में गोवा आता है, उसके बाद कर्नाटका आता है जहां पे कन्नड़ा बोली जाती है। उसके बाद केरला आता है जहां पे मलयालम बोली जाती है। उसके बाद तमिलनाडु आता है जहां पे तमिल बोली जाती है। उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है जहां पे तेलुगु बोली जाती है। तो भारत में तो कई सारे स्टेट हैं और अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। तो ये स्टेट जो थे, पहले भारत में अलग अलग स्टेट नहीं थे, पहले भारत में बहुत गिने चुने स्टेट थे और यहां पे स्टेट बनाने की डिमांड होने लगी थी। इनने कहा कि हम अलग लैंग्वेज बोलते हैं, हमारा अलग स्टेट होना चाहिए। और भारत सरकार इस बात पे अड़ी हुई थी, एडमेंट थी कि हम अलग स्टेट नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक आधार पे देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। उस टाइम के हमारे जो नेता थे, जितने भी नेता थे, जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, वो इस बात के लिए अड़े हुए थे कि नहीं, देश का विभाजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक नहीं होगा। फिर क्या हुआ? धीमे धीमे करके इन स्टेट से आवाज उठने लगी, आंदोलन होने लगे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि अगर हमारा स्टेट अलग नहीं किया तो हम देश से अलग होने की भी बातें करने लगेंगे। आखिरकार भारत सरकार ने यह कहा कि चलो ठीक है, हम ही अपना अप्रोच बदलते हैं। हो सकता है इतने बड़े देश को जोड़े रखने के लिए एक इस तरीके का डिवीजन करना आसान हो जाए। और उसके बाद 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश बन के आजाद हुआ। आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना, तमिलनाडु से अलग होके, तमिलनाडु से अलग करके आंध्र प्रदेश बना, क्योंकि तमिलनाडु में तमिल बोली जाती थी, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती थी। तो 1953 में जो पहला स्टेट बना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वो था आंध्र प्रदेश। अब आप एक बात नोटिस करिएगा कि हमारी सरकार ये चाहती नहीं थी कि देश टूटे, उनको लग रहा था देश टूट जाएगा। लेकिन आपने एक बात नोटिस करी कि उन्होंने पावर बांटी, यूनियन गवर्नमेंट ने पावर बांटी, थोड़ी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी, थोड़ी पावर स्टेट के लोगों को दी, अलग अलग स्टेट बनाए और आज ये हमारे देश की यूनिटी की मिसाल बना हुआ है। आज भारत देश के अंदर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो फेडरलिज्म देश की यूनिटी को प्रमोट करता है, देश की एकता को बनाए रखता है। क्लियर हो गया?
इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरी बात आ जाती है टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटीज। मैं कोविड के टाइम से एक यूट्यूबर को देखता आ रहा हूं, वो यूट्यूबर है पाकिस्तानी, लेकिन वो है ना जर्मनी जाके रहने लगा, ठीक है। और कोविड में वो उसने बाइक खरीदी और वो बाइक से जर्मनी से पाकिस्तान आया कोविड लॉकडाउन में। तो जब पूरी दुनिया बंद थी दरवाजों के अंदर, उस लॉकडाउन में वो बाय रोड जर्मनी से पाकिस्तान आया। अभी 2 साल पहले वो इंडिया आया था। तो जब वो इंडिया आया तो वो इंडिया देख के बहुत चक्का रह गया। उसने कहा ये इंडिया एक ऐसा देश है, कोई देश नहीं, एक दुनिया है अपने आप में। क्योंकि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो खाना बदल जाता है, लैंग्वेज बदल जाता है, लोगों की स्किन का कलर बदल जाता है, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन बदल जाते हैं, रिलीजियंस की वो बदल जाती है। तो भारत की ये यूनिवर्सिटी, कह रहा हूं, डाइवर्सिटी, ये सब चीज हो पाई है, पॉसिबल हो पाई है क्योंकि भारत में फेडरलिज्म है। अगर फेडरलिज्म नहीं होता तो आज शायद हमारे देश के कई टुकड़े हो चुके होते। ठीक है, तो ये बात। अरे भाई उसकी बात नहीं कर रहा हूं यार, तुम लोग तो और हो। मैं आज ही मैंने ये वीडियो, ये वाला चैप्टर यूट्यूब में भी पढ़ाया था, तो मैं नॉर्मली अपने ना कमेंट्स पढ़ लेता हूं। तो आज ही मैं इस वाले चैप्टर के यूट्यूब के कमेंट्स भी पढ़ रहा था। तो बच्चों ने जहां मैंने ये वाली कहानी सुनाई है वहां पे टाइम स्टैम्प्स के साथ लिख रखा है कि सर इसकी बात कर रहे हैं। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो थोड़ी वो है ट्रैवल ब्लॉगर, वो थोड़ी बाइक चलाता है। अभी मैं उसका नाम बोल दूंगा तो उसका प्रमोशन हो जाएगा, इसलिए अपन नाम ही नहीं बोलते हैं। हाँ, एक बच्चे ने लिख दिया वैसे उसका नाम, मेरी उनसे बात भी हुई थी। वेरी गुड, आगे बढ़ जाते हैं। अगला आ जाता है टाइप्स ऑफ फेडरेशन। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फेडरेशन। सबसे पहले मैं अगर आपको टाइप्स ऑफ फेडरेशन की बात बताऊं तो इससे पहले थोड़ी सी वर्ल्ड टूर पे चलते हैं। देखो, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका, यहां पर आपको देखने को मिलेगा मेरी जान, अच्छा इसके कारण नहीं चल रहा था। यह है आपके सामने नॉर्थ अमेरिका, यह है आपके पास साउथ अमेरिका, यह है आपके पास यूरोप। बताओ ये वाले कॉन्टिनेंट का नाम क्या है, चैट में बताओ। फिर यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एशिया, यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, और यहां पर एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एंटार्क्टिका। ठीक है, मैंने एक का नाम छोड़ा है, बताइए उसका नाम क्या है, बताइए उसका नाम क्या है। बहुत बढ़िया जवाब है आपका, इसका नाम है अफ्रीका। दिस टाइम फॉर अफ्रीका, सामिना मीना, वेरी गुड, ये है अफ्रीका। ठीक है, अब यूरोप में एक देश है जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम, यूके, और नॉर्थ अमेरिका में एक देश है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जिस तरीके से यूके ने भारत को अपनी कॉलोनी बना रखा था, उसी तरीके से एक टाइम पे यूनाइटेड किंगडम ने द माइटी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी अपनी कॉलोनी बना रखा था। सोचिए आप, आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, आज दुनिया का सबसे पैसे वाला देश, एक टाइम पे यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी था, गुलाम था। फिर क्या हुआ, क्यों गुलाम था? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उस टाइम पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती थी, और ट्राइबल पॉपुलेशन वाले जो थे उनके बीच में यूनिटी नहीं थी, उनके बीच में एकता नहीं थी। समझ गए आप मेरी बात? तो ऐसे में क्या हुआ कि जो ये यूनाइटेड किंगडम वालों ने जाके उनके देश पे हमला कर दिया, उनके देश को कब्जा कर लिया, उनके रिसोर्सेज को लूट लिया। ठीक है सर, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यहां पे, मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 50 स्टेट्स है, उन 50 स्टेट में से 13 स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम गुलामी नहीं सहेंगे, और उन्होंने यूके के खिलाफ आवाज उठाई। और ना केवल आवाज उठाई, यूनाइटेड किंगडम के लोगों को अपने देश से खदेड़ दिया, भगा दिया। इसीलिए अगर आज आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फ्लैग देखें तो आपको यहां पे 13 स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगी, आपको इस तरीके की 13 स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगी। वो 13 स्ट्राइप्स उन स्टेट्स को रिस्पेक्ट देने के लिए बनाई गई है जिन्होंने यूएसए को आजादी दिलाने में मदद करी थी। और अगर आप यहां देखें तो आपको यहां पे 50 स्टार्स देखने को मिलेंगे, यहां पे आपको 50 स्टार्स देखने को मिलेंगे, और ये 50, हर स्टार जो है वो यूएसए के एक स्टेट को दर्शाता है। दोस्तों क्लियर हो गया?
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वंस अपॉन अ टाइम द माइटी यूएसए वाज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, गुलाम थे उनके। लेकिन जब यूएसए आजाद हो गया तो यूएसए ने कहा कि पता है तुमको हम गुलाम क्यों बन पाए? तुमको पता है एक छोटा सा देश हमारे इतने बड़े देश पे हमला क्यों कर पाया? क्योंकि हम एक नहीं थे। तो यूएसए ने क्या किया, जितने भी यहां पे स्टेट थे, टोटल 50 स्टेट थे, उन सबको मिला के एक देश बनाया। लेकिन यूएसए ने एक बात साफ बोली कि जितने भी स्टेट हम मिल रहे हैं, हम सब साथ आ रहे हैं। इस तरीके का जो फेडरेशन होगा इसको कहा जाएगा कमिंग टुगेदर फेडरेशन, क्योंकि हम सब साथ आए हैं, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, हम सब साथ हैं, हम सब एक हैं। तो जब एक बड़े देश के सारे स्टेट मिलकर एक देश बनाते हैं, जब बहुत सारे स्टेट मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं, तो इस तरीके के फेडरेशन को कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। और इसके एग्जांपल है 3 देश, एक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक है स्विट्जरलैंड और एक है ऑस्ट्रेलिया। इसको याद करने की एक ट्रिक होती है दोस्तों, और वो ट्रिक है यूएसए। सर ये तो एक हो गया जी, नहीं। यूएसए में यू से आएगा यूएसए, ए से आएगा स्विट्जरलैंड और ए से आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। यहां से आपको एमसीक्यू बनता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, प्री बोर्ड में भी आता है, आज की डीपीपी में भी है, आज के क्वेश्चन पे आज की ही क्लास में भी एंड में। ठीक है, तो जब बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर एक बड़ा देश बना लेते हैं और कहते हैं कि अब हम एक साथ रहेंगे, तो इस तरीके के फेडरेशन को कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं। ट्रिक मैंने आपके सामने शेयर कर दी। इसके बाद और दूसरे टाइप का जो फेडरेशन होता है उसे कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब देखिए, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि एक बड़ा देश खुद से अपने देश के टुकड़े करता है और उन सारे टुकड़ों को पकड़ के रखता है। जैसे भारत हो गया, हमारे देश के इतने सारे स्टेट्स थे नहीं, हमने खुद ने अपने स्टेट को डिवाइड कर करके उसके खूब सारे स्टेट्स बनाए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर भारत की बात करें, जिसमें एक लार्ज कंट्री ने अपनी पावर को डिवाइड करा छोटी छोटी कंट्री स्टेट्स में, तो ये एग्जांपल आ जाता है होल्डिंग टुगेदर। ये देखिए हमने सारे स्टेट्स को पकड़ के रखा हुआ है, होल्डिंग टुगेदर। इसके एग्जांपल आ जाते हैं इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। और इसको याद रखने की ट्रिक है दोस्तों एसबीआई, जिसमें एस से आता है स्पेन, बी से आता है बेल्जियम और आई से आता है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, यहां से एमसीक्यू बनता है, बाद में मत बोलना सर आपने बताया नहीं। ठीक है, तो 2 तरीके के फेडरल सिस्टम होते हैं, एक होता है कमिंग टुगेदर, एक होता है होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में छोटे छोटे स्टेट्स मिलके एक बड़ा देश बना लेते हैं। होल्डिंग टुगेदर में एक बड़ा देश अपने आप को छोटे छोटे स्टेट्स में पावर में डिवाइड कर देता है। यहां तक समझ में आ गया? अगर आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे बालक तब तक मुझे थम्स अप दीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं दोस्तों। बेटा मेरे उसमें तो आया है पोल। अनन्या बिल्कुल आज से ही ये करना ही पड़ेगा, वैसे तो मैं कफ सिरप वगैरह ले रहा हूं, 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। 94% बच्चों को ये दोनों चीजें समझ में आ गई है, वेरी गुड बच्चों। अब आखिरी टॉपिक पे आ जाते हैं, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। मैंने आपको बताया था ना एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क का। अगर वो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो 2 तरीके से बोलेगा, या तो बोल देगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अगर उसने बस इतना बोला व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो तुमको ये सारी चीजें लिख के आनी है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, दीज आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। दूसरा 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से ये आ जाता है कि इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट।
आप बताइए कि कैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, तो दोस्तों इसकी बात करें तो इंडिया एक फेडरल कंट्री है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फेडरल कंट्री वो होती है जिसके पास कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। भारत देश के पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन एक फन फैक्ट बताऊं, जब हमारा देश 1947 में बना, तो 1947 में जब हमारा देश बना दोस्तों, तो कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात लिखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात लिखी गई कि हमारे देश के अंदर केवल 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी। एक होगा यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा होगा स्टेट गवर्नमेंट। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में यह बात लिखी थी कि हमारे देश में केवल 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगी, यूनियन और स्टेट। आज आप पढ़ रहे हो कि हमारे पास 3 है, लेकिन एट दैट टाइम केवल 2 ही थी। गांधी जी लड़ते रहे कि नहीं एक लोकल गवर्नमेंट भी रखो, शहर के लिए म्युनिसिपैलिटी, गांव के लिए पंचायत रखो, लेकिन उनकी बात किसी ने ना सुनी। अब फिर ये सब 3 कैसे बनी? कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी चेंज हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको लेकर आना पड़ता है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं CAA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक बार आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब अगर आपको उसमें कुछ भी ऐड करना है, या आपको कुछ भी रिमूव करना है, या आपको कुछ भी चेंज करना है, तो उसके लिए आपको CAA यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आना पड़ेगा। भाई 1947 में देश आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी श्री बाबाराव अंबेडकर जी और उनकी टीम को दी गई, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी को दी गई। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन ऐसा थोड़ी कि जो बन गया वो पत्थर की लकीर है। हो सकता है उसमें कुछ ऐड करना पड़े, हो सकता है उसमें कुछ रिमूव करना पड़े, अरे हो सकता है उसमें कुछ चेंज करना पड़े, क्योंकि ये तो लिखे हुए थे कि केवल 2 ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी। तो ऐसे करके एक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में था कि अगर आपको फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐड, रिमूव या चेंज करना है, तो आप CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आइएगा और आप कर सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला चेंज हुआ होगा उसे कहा गया होगा फर्स्ट CAA, दूसरा हुआ होगा उसे सेकंड CAA कहा गया होगा, 9th नंबर वाला होगा उसको 9th CAA कहा गया होगा। ऐसे ही करके 1992 में 2 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आए, एक 73rd और एक आया 74th। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत को ऐड किया गया और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से म्युनिसिपैलिटी को ऐड किया गया। तो जब देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 2 ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट थी, लेकिन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनी है। ये पॉइंट तुमको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सारे बच्चे मुझे चैट में चमका लिख के बताओ जरा। एक बार सारे बच्चे चैट में चमका लिख के बताओ मुझे। समझ गए? बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलिए आगे आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि देश में अलग अलग गवर्नमेंट होगी तो उनका जुरिस्डिक्शन बांटना जरूरी है, उनके काम अलग अलग कर दो इससे पहले कि वो कलेश करने लगे, वो लोग आपस में लड़ने लगे। तो इसके लिए हमने हमारे देश के अंदर 4 लिस्ट बनाई है। एक लिस्ट है जिसका नाम है यूनियन लिस्ट, दूसरी है जिसका नाम है स्टेट लिस्ट, तीसरी है जिसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, और चौथी है जिसका नाम है रेसिडुअरी लिस्ट। रेसिडुअरी लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। तो टोटल 4 लिस्ट हमने बनाई है जिसमें हमने काम बांट दिए उन लिस्ट में, उनमें हमने काम लिख दिए कि किसका काम क्या होगा। यूनियन गवर्नमेंट के काम जिस लिस्ट में लिखे हुए हैं उस लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, और इसमें देश के नेशनल इंपॉर्टेंस के काम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस,
आर्मी के पास कौन सा टैंक होगा, एयरफोर्स के लिए जेट कौन सा खरीदना है, फ्रांस से रफाइल खरीदना है कि अमेरिका से F-16 खरीदना है कि रशिया से सुखोई खरीदना है, किससे दोस्ती रखनी है, किससे जंग पे जाना है, ये सारे काम यूनियन लिस्ट में लिखे हुए यानी यूनियन गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स, किस कंट्री, कौन सी कंट्री हमारी फ्रेंडली कंट्री है, कौन सी कंट्री हमारी दुश्मन कंट्री है, यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है। इसके अलावा बैंकिंग, कौन सा नोट कंटिन्यू होगा, कौन सा नोट डिसकंटिन्यू होगा, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा रहेगा, ये सब की सब यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है यानी यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। उसके बाद कम्युनिकेशन, आपने सुना होगा स्टेट की इंटरनेट को बंद कर दिया गया, ये इंटरनेट बंद चालू करने की जिम्मेदारी भी यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। और लास्ट आ जाता है करेंसी, कौन सी करेंसी छपेगी, कौन सी नहीं छपेगी। तो ये सारा काम जो होता है, ये सारा की सारा काम यूनियन लिस्ट में लिखा हुआ है, यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है। स्टेट गवर्नमेंट के जो काम है उसको कहा जाता है स्टेट लिस्ट में जो लिखे हुए हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन से काम है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, तुम्हें जो यूनिफॉर्म पहनानी है, जो करना है करो, पिंक करनी है पिंक कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आ जाता है एग्रीकल्चर, हर स्टेट का एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट संभालेगी। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, पंजाब में एग्रीकल्चर अलग तरीके से होता है, साउथ में एग्रीकल्चर अलग तरीके से होता है, नॉर्थ ईस्ट में अलग तरीके से होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा अच्छे से डिसाइड कर सकती है ना कि एग्रीकल्चर के लिए क्या सही क्या गलत है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट की लिस्ट में डाल रखा है, स्टेट लिस्ट में। इसके अलावा सिनेमा, आपने सुना होगा कि ये मूवी फलाने स्टेट में टैक्स फ्री कर दी गई, या ये मूवी को इस स्टेट में रिलीज नहीं होने दिया गया, तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और लास्ट आ जाता है अल्कोहल। आपको पता होगा बिहार और गुजरात जैसे स्टेट में अल्कोहल का बेचना बैन है। ऑन द अदर हैंड गोवा जैसे स्टेट ऐसे जहां पे अल्कोहल सस्ता मिलता है, तो अल्कोहल बिकेगा नहीं बिकेगा, महंगा बिकेगा सस्ता बिकेगा, अलग अलग रेट पे बिकेगा, ये सब कुछ इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है इंडिया में स्टेट्स में क्योंकि वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। इसके बाद कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसमें दोनों को साथ में बैठना पड़ता है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बैठे हैं। दीज आर द मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। और ये जो बात आ जाती है ये कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं। मैंने इसको याद रखने की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बनाई है, सारे के सारे तुम्हें याद हो जाएंगे। एक बच्चा पैदा हुआ, और जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद भैया सबसे पहला काम ही होता है कि उसको पढ़ाई लिखाई कराई जाती है। KG1, KG2, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 12 तक जाएगा, फिर अंडर ग्रेजुएट करेगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएट करेगा, दुनिया भर की काम। अगर अच्छा पढ़ लिख लिया तो फिर आगे जाके हो सकता है कि उसकी शादी हो जाएगी, लड़के को अच्छी लड़की मिल जाएगी या लड़की को अच्छा लड़का मिल जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि किसी कारणवश उनकी शादी नहीं चली और उनका हो गया डिवोर्स। अब डिवोर्स के बाद दोनों को लग रहा है कि जिंदगी तो बड़ी सुनसान हो गई है, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, तो वो दोनों गए हैं एडॉप्शन के लिए, बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए। तो ये चारों की चारों चीजें जो हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आती हैं, यानी इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके डिसीजन लेने वाले हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट एक चीज कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट दूसरी चीज कह रही है, तो किसकी मानी जाएगी? इन दैट केस यूनियन गवर्नमेंट की मानी जाएगी, भले स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी बोलती रहे। सर फिर मतलब ही क्या है? लेकिन है तो ना। तो कॉन्करेंट लिस्ट में कॉमन इंटरेस्ट की बात है, दोनों के लिए करा जाता है। और यहां पे एक बच्चा लिख रहा है डार्क हो गया। यार इसमें क्या डार्क हो गया यार, मेरे को एक तो ऑनलाइन पढ़ाने में डर बहुत लगता है कि कहीं ऐसा तो कुछ ना निकल जाए मुंह से कि दिक्कत हो जाए बाद में। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें मेरी जान, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उनकी बात मानी जाएगी अगर दोनों के बीच में कुछ कलेश हो जाता है तो। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सुनील सर को कॉल करो। सुनील सर घूमने गए हैं, मैं तुम कह रहा हो सुनील सर को कॉल कर दूं, कैसी बातें कर रहे हो, बड़े आए। चलो आगे बढ़ जाते हैं, फिर आते हैं रेसिडुअरी लिस्ट पे। ऑब्वियसली बात है 1947 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसी टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि कुछ यूनियन लिस्ट होगी, कुछ स्टेट लिस्ट होगी, कुछ कॉन्करेंट लिस्ट होगी। अब उनको भी पता था कि हमने कुछ चीज ऐसी नहीं लिखी है जो हो सकता है आगे जाके आए। तुमको क्या लगता है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उनने सोचा था कि आगे जाके मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, जेप्टो, ब्लिंकिट ये सब आ जाएगा? नहीं सोचा था ना। तो ये ई कॉमर्स, इसके बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में। या उनने कभी सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे जो नौजवान बच्चे बच्चियां हैं वो चेहरे पे कुत्ते का फिल्टर लगा के है करके फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डालेंगे? तुमको भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्नैपचैट की। भाई साहब मुझे उससे ज्यादा खराब ऐप ही नहीं समझ में आती।
मुझे उसका मैंने देखा है लोगों को कि स्ट्रीक, जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्ट्रीक, मोबाइल को पलंग पे पड़े पड़े मोबाइल का कैमरा खोला, उठाया भी नहीं मोबाइल, और उस अंधेरे की फोटो खींची, उस पर टाइम लगा के भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया कि स्ट्रीक बनी रहे। ये क्या चल रहा है? तो भाई मुझे तो वो चीज नहीं समझ आ रही है। तुम देख लो, तुम अगर स्नैपचैट यूज करते हो दोस्तों, तो मुझे तो नहीं संपट बैठता है स्नैपचैट, ठीक है। ऑल्दो अपन इस बात के लिए कह सकते हैं कि हमने कभी स्नैपचैट चलाया भी नहीं है, हो सकता है कि चलाएं तो ज्यादा अच्छा लग जाए। खैर, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, चैट जीपीटी, गूगल, फेसबुक उस टाइम पे तो आया नहीं था। तो ये सारी की सारी चीजें रेसिडुअरी लिस्ट में आती हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं तीसरे बात पे, विच इज आर्टिकल नंबर 371। व्हाट इज आर्टिकल नंबर 371? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के एक सबसे पहले ऊपर आ जाता है इंडिया, और फिर इंडिया के कई सारे स्टेट्स हैं। टू बी प्रिसाइज, इस समय इंडिया के 28 स्टेट्स हैं, ठीक है। इंडिया की जो सरकार होती है उसे कहा जाता है यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। और स्टेट की जो सरकार होती है उसको कहा जाता है स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर कायदे से भारत देश के अंदर 28 स्टेट हैं, तो भारत देश की 28 स्टेट गवर्नमेंट होगी। सही कह रहा हूं मैं? 28 स्टेट गवर्नमेंट होगी। लेकिन ये कह रहे हैं कि सारी की सारी, देखो सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट है, सबसे ज्यादा पावर उनके पास है, और उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट के पास यूनियन गवर्नमेंट से कम पावर है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास तो सारी पावर इक्वल होनी चाहिए ना। लेकिन मैं तुमको अगर बताऊं कि 28 स्टेट गवर्नमेंट से कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके पास पावर्स बाकी स्टेट से ज्यादा है, तो तुम मेरी बात मानोगे? सर हम नहीं मानेंगे। तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मानो मेरी बात, क्योंकि ये वो 4 स्टेट हैं जिनके पास पावर बाकी 24 स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा है, जिसमें एम से आ जाता है मिजोरम, ए से आ जाता है आसाम, दूसरे ए से आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, और एन से आ जाता है मेरी जान नागालैंड। ये वो 4 स्टेट है जिनकी पावर बाकी स्टेट से ज्यादा है। अब इससे पहले तुम शादी में फूफा जी की तरह रूठ जाओ कि हाँ ऐसी कैसे बात हुई, हम एमपी वालों की कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है। मैं बता देता हूं, इनके पास पावर बाकी स्टेट से ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहां पे बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, इंडिजीनियस पीपल रहते हैं, इनका खुद का कल्चर और ट्रेडिशन है। तो इनके कल्चर और ट्रेडिशन खराब ना हो जाए, इसके लिए हमने इन स्टेट्स को बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में ज्यादा पावर दे रखी है। और इसीलिए आप कह सकते हो कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। सर ये तो समझ में आ गया कि कुछ स्टेट के पास बाकी स्टेट से ज्यादा पावर है। आपने बताया इंडिया के पास 28 स्टेट है, लेकिन यूनियन टेरिटरी का क्या? अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो एट प्रेजेंट भारत देश के अंदर 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर, ठीक है। अब यूनियन टेरिटरी स्टेट से कैसे अलग होती है ये समझ लीजिए। पहली बात, स्टेट बड़े होते हैं, यूनियन टेरिटरी छोटी होती है, सबसे बड़ा डिफरेंस, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु अगर यूनियन टेरिटरीज छोटी होती हैं तो इनको किसी स्टेट में क्यों नहीं जोड़ देते हो? इनको इसलिए किसी स्टेट में नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि बाकी के आस पड़ोस के जो देश स्टेट होते हैं उनका कल्चर और यूनियन टेरिटरी में रह रहे लोगों का कल्चर ट्रेडिशन अलग है, इसलिए उनको अलग रखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को एक तरफ से दिल्ली को यूपी का बॉर्डर लगता है, एक तरफ से हरियाणा का बॉर्डर लगता है, और एक तरफ से पंजाब के आसपास का बॉर्डर लगता है। अब आप एक बात नोटिस करिए कि दिल्ली विच इज अ यूनियन टेरिटरी छोटा सा है, लेकिन ना उसको हम पंजाब में जोड़ रहे हैं, ना हरियाणा में जोड़ रहे हैं, ना उत्तर प्रदेश में जोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों का कल्चर ट्रेडिशन अलग है और दिल्ली वालों का कल्चर ट्रेडिशन अलग है। तो जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, एक तो छोटे साइज होने के कारण वो स्टेट नहीं होती है, और दूसरी बात कि यूनियन टेरिटरी के लोगों का कल्चर ट्रेडिशन पड़ोस के लोगों से अलग होता है, इसलिए इनको अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया हुआ था। दूसरी बात समझो कि अगर हम यूनियन टेरिटरीज जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट का जो हेड होता है उसे चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होती हैं उनके जो हेड होते हैं वो होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर्स।
लेकिन 3 स्टेट्स का एक्सेप्शन है। यहां पे 3 स्टेट्स का एक्सेप्शन है, और वो 3 स्टेट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है दिल्ली। दिल्ली एक एक्सेप्शन है इसका। इसके अलावा दूसरा है आपका दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, और तीसरा है दोस्तों पुडुचेरी। ये 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, और इन यूनियन टेरिटरीज में कायदे से लेफ्टिनेंट गवर्नर होने चाहिए, लेकिन इन यूनियन टेरिटरीज के पास सीएम है, चीफ मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट। मैं पता है सीधी बात बोलूंगा, बहुत सारे लड़के लड़कियों को स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में डिफरेंस पता ही नहीं होता है। बड़े बड़े हो गए हैं, कॉलेज में आ गए हैं, ये सब हो गया है, लेकिन उनको डिफरेंस ही नहीं पता होता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट बड़े होते हैं, यूटी छोटी होती है। छोटी होने के बावजूद इनको हम दूसरों के साथ मर्ज इसलिए नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनका बाकी के स्टेट से कल्चर ट्रेडिशन अलग अलग है। तीसरी बात कि स्टेट के जो लीडर होते हैं, हेड होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर होते हैं, और यूनियन टेरिटरी के हेड जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लेकिन 3 एक्सेप्शन है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जिनके पास चीफ मिनिस्टर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का आखिरी पॉइंट। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, और उसके बाद मेरे ख्याल से इस वाले पॉइंट के बाद मेरे ख्याल से छुट्टी है आपकी। हाँ, यह आखिरी पॉइंट है, उसके बाद आपकी छुट्टी है। तो जो बच्चे छुट्टी 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 लिख रहे हो, भैया रुक जा, 5 मिनट रुक जा, बस खत्म होने वाला है, 5 मिनट रुक जा। ठीक है, अब मान लेते हैं सिद्धार्थ सर, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? श्री 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 1008 सिद्धार्थ जी शर्मा। ओए ओए, अब मिली ही ना इज्जत। अब वो शर्मा नहीं रहे, हम जो लिबिर करते थे, अब अपने को चाहिए इज्जत। अब सिद्धार्थ जी शर्मा जी जो हैं, हम चाहते हैं कि सिद्धार्थ सर को नेशनल एसएसटी टीचर घोषित कर दिया जाए। कर दो, नेशनल एसएसटी टीचर। मोदी जी ने कहा सिद्धार्थ सर आज से देश के नेशनल एसएसटी टीचर होंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले इसको लोकसभा में जाके पास कराना पड़ेगा। लोकसभा के 543 मेंबर से पास कराना पड़ेगा। उनको जाके बोलना पड़ेगा सिद्धार्थ सर नेशनल एसएसटी टीचर। अगर 543 में ज्यादातर लोगों ने कहा हाँ मानते मानते मानते, तो उसके बाद लेके जाना पड़ेगा राज्यसभा के पास, और वहां जाके बोलना पड़ेगा सिद्धार्थ सर नेशनल एसएसटी टीचर। इस समय राज्यसभा में लगभग 245 मेंबर हैं, और अगर 245 में भी ज्यादातर लोगों ने कहा कि हाँ हाँ मान लो करते हैं, तो उसके बाद इनको लेके जाना पड़ेगा प्रेसिडेंट साहिबा के पास, और उनसे बोलना पड़ेगा सिद्धार्थ सर, और उन्होंने कहा चुप हो जाइए, मैं नहीं चाहती सिद्धार्थ सर एसएसटी टीचर नेशनल बने। और इन्होंने मेरा नेशनल एसएसटी टीचर बनने का सपना तोड़ दिया। छन्न से जो टूटे कोई सपना टूट गया है दोस्तों। अब क्या करें? लेकिन मोदी जी बिल्कुल चाहते थे नहीं, सिद्धार्थ सर नेशनल एसएसटी टीचर चाहिए ही चाहिए अपने को। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि प्रेसिडेंट को ही चेंज कर देते हैं। और सर बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, सर आपके चक्कर में देश का प्रेसिडेंट चेंज हो जाएगा, आप ये कहना चाहती हो? देख लो, प्यार मोहब्बत भाईचारा। मोदी जी ने प्रेसिडेंट चेंज कराने की बात कर दी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन या रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट जो होता है वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, जिसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की मानी जाती है। तो अगर अब यह करवाना है, अगर प्रेसिडेंट को चेंज ही करवाना है इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए सबसे पहले अब अपना वो वाला काम एक्टिवेट होगा दोस्तों। अब यहां पे क्या होगा? अब मुझे करना पड़ेगा, सबसे पहले लोकसभा से पास कराना पड़ेगा। लोकसभा के 2/3 मेंबर से पास कराना पड़ेगा कि इलेक्शन मेरे को, प्रेसिडेंट को इलेक्शन जो है, प्रेसिडेंट को हमें चेंज करना है, तो हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन चाहते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट से यूनियन लिस्ट में आ जाए।
तो सबसे पहले लोकसभा के 2/3 मेंबर से पास कराना पड़ेगा, फिर राज्यसभा के 2/3 मेंबर से पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा के 2/3 मेंबर से पास कराना पड़ेगा, और उसके बाद देश की 28 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से, 28 स्टेट है, मान लेते हैं 28 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वैसे 28 है नहीं, हां, उनमें से आधी यानी कि 14 से पास कराना पड़ेगा, और जब ये पूरा हो जाएगा तब जाके इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो भाई साहब कॉन्करेंट लिस्ट से खींचकर यूनियन लिस्ट के पास आएगा, और तब जाके प्रेसिडेंट चेंज हो पाएंगे, और तब जाके फिर मैं लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट से मुझे हामी मिलेगी, और तब जाके मैं प्रेसिडेंट और नेशनल असिस्टेंट टीचर बनूंगा। समझे आप? तो यही वाला पॉइंट आपको यहां बताया गया था, जो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। ये वाला पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। अब आज की क्लास में मैंने आपको जितना पढ़ाया आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसके लिए आइए एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, आपका समय शुरू होता है आम। पापा बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आपसे बोला भी था कि यहां से एमसीक्यू बनता है। समय समाप्त होता है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट बोला है तो मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जिसमें कम्युनिकेशन आएगा। मैंने आपको बताया था इंटरनेट कहां का चालू करना है कहां का बंद करना है, वो आएगा, इसलिए ए इज द राइट आंसर। जितने बच्चों ने ए कहा है उनका जवाब सही है। 68.64% बच्चों ने सही जवाब दिया है। यहां पे आप लीडर बोर्ड देख सकते हैं अपना। नो पार्टिसिपेंट येट, थोड़ी देर बाद आ जाता है, कोई बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टूगेदर? मैंने आपको दो तरीके के फेडरेशन पढ़ाए थे, एक था कमिंग टूगेदर और एक था होल्डिंग टूगेदर। कमिंग टूगेदर का एग्जाम्पल देना है आपको। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय होने वाला है समाप्त। कमिंग टुगेदर फेडरेशन की बात करें तो मैंने आप लोग को बताया था इसका एग्जांपल होगा यूएसए, जिसमें यूएसए में यू से ऑस्ट्रेलिया है, सी से स्विट्जरलैंड, और सॉरी यू से यूएसए है, सी से एस से स्विट्जरलैंड है और ए से ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका सही जवाब होगा सी। जितने बच्चों ने इसका जवाब सी दिया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। 88.51% बच्चों ने सही जवाब दिया है। ये हमारा आज का लीडर बोर्ड है। ये आप देख सकते हैं हमारे टॉप 10 है। आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट वगैरह तो ले सकते हैं। अगर आप अपना नाम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे तो देख सकते हैं, शरद शर्मा जी भी हैं, अहाद शेख जी भी हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आपको आज का सेशन जरूर बताइएगा। आप लोगों का होमवर्क है, मैंने डीएचए अपलोड करवा दिया है। डीएचए आप लोग जरा जरूर सॉल्व करिएगा। आपको पता चलेगा कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरी बात की, तो डीएचए हो गया हमारा, है ना। दूसरी बात की आपका टेस्ट होने वाला है, और टेस्ट के अंदर आपके टेस्ट के अंदर हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी का, चारों का फर्स्ट चैप्टर आ रहा है। ठीक है, चारों का फर्स्ट चैप्टर आ रहा है। तो आप जरूर से ये चारों के फर्स्ट चैप्टर की तैयारी कर लीजिए।
मोस्ट प्रोबेबली आपका ये जो टेस्ट है मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है 24 मई को होने वाला है, 24 मई को होने वाला है। और ये जो टेस्ट है आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होने वाला है जितना मुझे याद है, ठीक है। तो 24 मई को आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, चारों चैप्टर के फर्स्ट चारों सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी शायद कल है 7 बजे शाम को, और अगली क्लास में हम ये वाला चैप्टर भी समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। हम मिलते हैं अगली क्लास में और इस चैप्टर को निपटाएंगे, है ना। और बस बहुत जल्दी में आप लोग का मजा आया आज की क्लास में, मजा आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, डन। ठीक है दोस्तों,